मेरा छोटा देवर रोज मुझे कहता कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। मैं भी बच्चा समझकर कहानी सुन लेती और कहानी सुनते ही मुझे नींद आ जाती, क्योंकि वो कम उम्र का था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अगले दिन सास मुझे मारने लगती कि तुम मेरे मासूम बच्चे का फ़ायदा उठा रही हो। मुझे बड़ी हैरत होती कि वो तो सिर्फ मुझे कहानी सुनाता है। एक रात ऐसा हुआ कि मैंने सोने का नाटक किया और कहानी न सुनी। अभी लेटे 10 मिनट ही हुए थे कि मेरी होश उड़ गई। मेरा नाम निधि है। मैं एक पढ़े लिखे घर में पैदा हुई थी। मेरे पापा यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और मेरी मम्मी रिटायर गवर्नमेंट टीचर थी। हम दो ही बहनें थे। मैं बड़ी थी और मुझसे छोटी का नाम इंदु था। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और रोज़ पापा के साथ यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, जबकि इंदु भी कॉलेज में पढ़ रही थी और हमारा कोई भाई नहीं था। लेकिन मेरे पापा ने फिर भी हम में कोई फ़र्क ना रखा था और कभी इस बात का एहसास ना होने दिया कि दो बेटियां बोझ होती हैं। आस पड़ोस और रिश्तेदारों की तरफ से हमेशा हमें इस बात का ताना मिला था। मेरे पापा को कई बार मेरे चाचा लोगों ने कह दिया था कि वो दूसरी शादी कर ले बेटे के लिए। बेटियां तो पराई होती हैं, ब्याह करके दूसरे घर चली जाएंगी तो वो अकेले हो जाएंगे, तो बेहतर है अपने बुढ़ापे का सहारा तलाश कर ले। लेकिन पापा ने कभी उनकी बात नहीं मानी थी और हमें सबसे पहले और सबसे आगे रखा था। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा थे। उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होने न दी। खानदान में किसी भी लड़की को 12 क्लास से आगे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मेरे पापा ने खानदान की बात नहीं मानी और हम बहनों को आगे पढ़ाया था और इसीलिए खानदान का कोई भी इंसान हमें पसंद नहीं करता था। सबके नज़र में हम दोनों बहनें पढ़ लिख कर बदतमीज हो चुकी थी। कोई भी हमारे बारे में कुछ भी सोचता था, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पापा ने हमें यकीन दिलाया था कि हम बहुत बेहतर हैं। किसी की बातें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ थे। हमारा छोटा सा घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा खुशियों और सुकून का घर था। लेकिन फिर अचानक इस सुकून में पत्थर पड़ा और हमारे खुशियों को लोगों की नज़र लग गई। आसमान टूटकर हमारे सरों पर आ गिरा था, पैरों तले से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली थी। इतना बड़ा दुख हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, जितना बड़ा हमें मिल चुका था। हम तो पापा के लाड प्यार से पली हुई नाजुक बेटियां थी और इतने बड़े गम को झेलते झेलते हम परेशान हो गए थे। एक तूफान था जो हमारे घर से गुजरा और सब कुछ बर्बाद हो गया था। एक तूफान था जो आया और हमारा सुकून और हमारी सारी खुशियां बहाकर ले गया था। हुआ कुछ यूँ था कि पापा हर दिन के तरह इस दिन भी अपनी गाड़ी से यूनिवर्सिटी गए थे। मौसम बदलने की वजह से मम्मी ने मुझे जाने से रोक दिया था। मैंने छुट्टी की तो इंदु ने भी छुट्टी कर ली। दोनों बहनें मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। और अभी पापा को गए मुश्किल से 1 घंटा हुआ था। एक कॉल मेरे मोबाइल पर आई और दूसरी तरफ से जो खबर आई वो सुनकर मेरी होश उड़ गई थी। कोई मुसीबत की घड़ी थी। वही एक घड़ी थी जिसमें मेरा रंग आसमानों में उड़ गया। मम्मी और इंदु मुझसे पूछ रही थी कि हुआ क्या है, और मैं सदमे की वजह से अभी तक बुरी हालत में थी। मुझसे अपने आप को भी नहीं संभाला जा रहा था। तो जब इंदु और मम्मी को खबर सुनती तो मैं उनको कैसे संभालती। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन दोनों को बताने की, लेकिन बताना तो था ही। मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत करके मम्मी और इंदु को बताया कि पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और पापा की बहुत बुरी हालत है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी ने सुना तो उनकी और इंदु की हालत मुझसे भी बदतर हो गई थी। मैंने बड़ी होने के नाते अपने आंसू पोंछकर खुद को थोड़ा मजबूत किया और भागते हुए बाहर निकल आई। एक टैक्सी रोककर मम्मी और इंदु को बुलाया और फिर हम तीनों टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ गए। हम तीनों के दिल बहुत धड़क रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि न जाने पापा कैसे होंगे, ठीक भी होंगे या नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने पापा के फ़ोन से फ़ोन करके पापा के एक्सीडेंट को बताया था उसने ये भी कहा था कि हालत बहुत गंभीर है।
हम पहुँचे तो पापा आईसीयू में थे। डॉक्टर ने बताया कि पापा को बहुत चोटें आई हैं और सबसे ज़्यादा चोट उनकी रीढ़ की हड्डी और दाहिने टांग में हुई है, जिसकी वजह से वो अब सारी उम्र चलने फिरने में मजबूर हो गए हैं। 2 दिन के बाद पापा होश में आए तो अपनी बीमारी का सुनते ही वो सदमे में चले गए थे और हमेशा चुप रहते। बस हम बातें भी करते तो पापा बोलते ही नहीं थे। डॉक्टर ने कहा था कि पापा को घर ले जाना बेहतर रहेगा, जहां उन्हें अच्छा माहौल और खुशी मिले। हम पापा को घर ले आए थे। पापा के इस हालत में उनकी नौकरी खत्म हो गई थी और जो पैसा जमा हुआ था वो पापा के इलाज में खर्च हो गई। अब घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा था। मम्मी प्राइमरी स्कूल के टीचर रही थी, इसलिए इनका पैसा भी बहुत कम था, जिससे घर चलाना, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, इंदू की कॉलेज की फ़ीस, पापा का दवा आदि सब कुछ करना नामुमकिन था। घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाने का सोचा और एक रेस्टोरेंट में जॉब कर ली। मेरी डिग्री पूरा होने को अभी 4 माह बाकी थे। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चर का जॉब शुरू कर दी। मैं सुबह कॉलेज जाती और फिर रेस्टोरेंट। रात को 2 घंटे मैं अपनी किताबों को पढ़ती ताकि मैं अपने पेपर अच्छे से दे सकूं और अच्छी डिग्री अच्छे रिजल्ट के साथ हासिल कर सकूं। रात को मैं रेस्टोरेंट से ही खाना घर लेकर आती ताकि खर्चे को काबू किया जा सके। वैसे भी रेस्टोरेंट में अच्छा खासा खाना बच जाता था, जो मैनेजर साहब खाना पैक करवा कर पूरे नौकरों को दिया करते थे। हमारे मैनेजर काफ़ी अच्छे आदमी थे। हमारे घर का इंतज़ाम पहले से बेहतर चल रहा था। इंदू ने भी सेकेंड टाइम में एक ट्यूशन ज्वाइन कर ली थी। पापा हिम्मती थे, जो सब कुछ संभाले हुए थे। हम तो मिलकर भी पापा का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सब रिश्तेदार तो पहले से ही हमारे खिलाफ थे। अब तो वो हमारे घर झांकने तक नहीं आते थे कि हम जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। किसी को हमसे कोई लेना देना नहीं था। पापा जब ठीक थे तब कोई ना कोई रिश्तेदार आ ही जाया करता था हमारा हालचाल पूछने और पापा के आगे अपना रोना रोकर पापा की जेब खाली करने। लेकिन जब से पापा बिस्तर के हुए थे तो पापा की तबीयत पूछने भी कोई नहीं आता था, क्योंकि अब हमारे पास इन रिश्तेदारों को देने के लिए कुछ न था। वो अपनी जान बचाते हैं कि कहीं हमें मदद ना करनी पड़ जाए। कुछ वक्त गुजरा तो मेरे पेपर हुए और मुझे डिग्री मिल गई। मैंने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अच्छे रिजल्ट के साथ भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। इंटरव्यू देते देते 2 माह गुजर गए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल सकी। अच्छे कंपनी में जॉब के लिए रिजल्ट के साथ साथ स्टाइलिस्ट होना भी ज़रूरी होता है। और मैं तो पहले ही सादा सी थी। पापा के मजबूरी के बाद जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं खुद ही से बेखबर हो गई थी। इंदु मुझे बार बार कहती रहती थी कि मैं जरा से लिपस्टिक लगा लिया करूँ इंटरव्यू पर जाते हुए, लेकिन 80% बेवकूफ़ों की तरह मुझे भी यही लगता था कि मुझे नौकरी मेरी खूबसूरती की बिना पर मिलेगी, जो मिलने से रही थी। जब मैं नौकरी के लिए धक्के खा कर थक गई तो मम्मी ने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया और मेरी शादी का सोचने लगी। मेरी शादी बचपन में ही बड़े पापा के दोस्त के बेटे से लगी थी। उनके बेटे का नाम रोहित था और वो पिछले महीने ही कोटा से पढ़ाई करके वापस आया था। वो MBA करके आया था और वो भी कोटा से, तो उसे हाथों हाथ लिया गया था और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। कोटा से आने के बाद वो कई बार पापा की हालत पूछने हमारे घर आया था। मुझे वो काफ़ी अच्छा इंसान मालूम होता। मम्मी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, क्योंकि रोहित के शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। मम्मी को यह फिक्र थी कि कहीं रोहित को कोई और लड़की पसंद ना आ जाए। मैंने तो खुद की हालत खुद ही ऐसी बना रखी थी कि अगर किसी की गलती से नज़र पड़ जाती तो दूसरी बार देखना कोई गवारा न करता। मुझे भी रोहित पसंद था और बचपन का मंगेतर था। मैं जानती थी मेरी शादी उससे होनी है, क्योंकि मेरे दादाजी ने तय की थी और इसी वजह से मैं दिल से उसी से प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन सारी उम्मीदें टूट गई। किस्मत ने एक बार फिर मेरे साथ खेल खेला और मेरे सारे सपने को ख़त्म कर दिया था।
हुआ कुछ यूँ कि मम्मी कई दिन तक बड़े पापा के दोस्त का इंतज़ार करती रही कि वो आकर रिश्ते की बात करेंगे जो बहुत साल पहले तय किए गए थे। लेकिन काफ़ी दिन तक इंतज़ार करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई संकेत न मिला था। और फिर सुना कि वह लोग रोहित के लिए लड़कियां देख रहे हैं। मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने अपने आंसू पोंछकर पूर्ण सुकून हो गई थी। लेकिन मम्मी बेचैनी लग रही थी। पापा ने सुना तो पापा को भी बहुत बुरा लगा। बड़े पापा के दोस्त ने खुद पापा से कहा था कि वो अपने बेटे की शादी मुझसे करवाएंगे। इसलिए तो जब रोहित कोटा जा रहा था तो पापा ने पैसे भी दिए थे, क्योंकि पापा को कहा गया था पापा का ही दामाद है, वो पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगा, और अगर अच्छी नौकरी होगी तो मैं खुश रहूँगी। पापा ने मेरे लिए रोहित को अपनी सारी सैलरी दे दी थी। लेकिन अब वह लोग बदल चुके थे। उनका बेटा अच्छा कमाने वाला हो गया था, इसलिए वो सब अब सबको पाँव की जूती तले रख रहे थे। मैंने मम्मी और पापा से कह दिया कि इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए। अगर रोहित की और मेरी शादी नहीं हो सकती तो ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। भगवान ने मेरे लिए भी कोई न कोई बना रखा होगा, लेकिन वो भी मेरे माँ बाप थे। इतनी जल्दी हार ना मान सकते थे और ना ही पुरसुकून हो सकते थे। अगले दिन जब मैं कॉलेज पढ़ाने चली गई तो उन्होंने इंदु को साथ लिया और उनके घर जा पहुँचे। कॉलेज के बाद मैं होटल चली जाया करती थी, इसलिए वापसी रात को ही होती थी। लेकिन मैं जब भी आती थी तो मम्मी पापा के कमरे की बत्ती जल रही होती थी, क्योंकि मम्मी जाग रही होती थी। और फिर मम्मी और इंदु मेरे साथ मेरा लाया हुआ खाना खाती थी, जबकि पापा का सादा खाना उन्हें पहले ही खिलाकर दवाई दे दी जाती थी और पापा सो जाते थे। लेकिन आज मम्मी पापा के कमरे की बत्ती बंद थी और दरवाज़ा भी बंद था। घर में अजीब सी खामोशी छाया हुआ था। मैं खाना किचन में रखकर कमरे में आई तो इंदु को बेचैनी से कमरे में टहलते पाया था। मुझे देखकर वो रुक गई। उसके गालों पर आंसू थे, जिसको उसने रुमाल से साफ किया और मुझे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बात को टाल गई। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, वरना रोज़ मुझे इंदु हंसती हुई मिलती थी। मेरे पूछने पर इंदु ने बताया कि वो आज शाम को मम्मी और पापा के साथ रोहित के घर गई थी। मम्मी का ख्याल था कि वो खुद ही उनसे बात करेगी तो वो ज़रूर मान जाएंगे। लेकिन रोहित की मम्मी ने तो जरा भी बराबर लिहाज ना रखा और मम्मी पापा को बहुत बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था। इतनी बेइज्जती पर पापा की तबीयत खराब हो गई थी। जब वो उनके घर से निकल रहे थे तो रोहित कहीं से आ रहा था, तो वही पापा को हॉस्पिटल लेकर गया था और उसी ने घर भी छोड़ा था। मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया और लेट गई थी। मेरी अपनी भूख ये सब सुनकर उड़ चुकी थी। सबसे ज़्यादा दुख अपने ही देते हैं, और हमारे अपने तो बहुत जालिम निकले थे। मुझे रोहित में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, और रोहित की मम्मी तो थी ही बदतमीज औरत। इनके लिए तो दिल में नफ़रत भर गई थी। मैंने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाई, इंदु को मनाया और चेंज करके खाना कमरे में ही ले आई, और फिर हम दोनों ने खाना खाया। मैं अपनी वजह से अपनों को दुख नहीं देना चाहती थी। सुबह मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली, क्योंकि आज फिर मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना था और मुझे यकीन था कि आज मुझे जॉब मिल ही जाएगी। मैं जहां इंटरव्यू के लिए गई वहां 50 और लड़कियां मौजूद थी, जिन्हें देखकर मेरी उम्मीद टूट गई थी। लेकिन जब मैं इस ऑफिस के बॉस से मिली तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि बॉस काफ़ी हंसमुख था और अच्छा था और मेरी ही उम्र का था। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि वो इतनी सी उम्र में कैसी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। इसलिए मुझसे चंद सवाल किए। वो पहले ही मुलाकात में काफ़ी अच्छा इंसान मालूम हुआ था। मुझे मेरी जॉब मिल गई थी और सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। मैं वापसी पर मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंची तो वहाँ रोहित पहले से मौजूद था। वो पापा की पूछताछ करने आया था। उसने मुझे नमस्ते किया, लेकिन उसे देखकर मुझे आज बहुत गुस्सा आया था।
मैं बिना उसके नमस्ते का जवाब दिए अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद जब वो चला गया तो मम्मी मेरे पास आई। उन्होंने बताया कि रोहित पैसे वापस करने आया था जो कोटा जाते हुए उसे पापा ने दिए थे। आज मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि रोहित वादा करके गया था कि वो अपने माँ बाप को मनाकर बहुत जल्द मेरा रिश्ता लेकर आएगा, और उसने ये भी कहा था कि उसके माँ बाप जो भी कहे वो शादी सिर्फ मुझसे करेगा क्योंकि उसे मैं बहुत पसंद हूँ। मम्मी उसके बाद से बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मुझे ना रोहित और ना ही रोहित के बातों में दिलचस्पी थी। मैंने मम्मी को अपनी नौकरी की खबर सुनाई और उनका मुंह मीठा करवाया, लेकिन मेरी मम्मी मेरी जॉब से ज़्यादा रोहित के आने से खुश थी। मैंने मम्मी की बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी कि रोहित की और मेरी शादी कभी नहीं हो सकती थी। मैंने अगले दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया और पूरी लगन से अपना काम करने लगी थी। ऑफिस का माहौल भी काफ़ी दोस्ताना और अच्छा था। थोड़े ही दिन में मैं काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गई थी और रोहित अभी तक अपने माँ बाप को मनाकर नहीं लाया था। मैं लव स्टोरी के तौर पर उसका इंतज़ार करती थी। मुझे ये काम करते 3 माह हो चुके थे और इसी दौरान इंदु का रिश्ता आया था। इंदु के साथ ही लड़के ने पढ़ाई की थी और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अच्छी नौकरी पर था और सबसे बढ़कर वो इंदु एक दूसरे को पसंद करते थे। मम्मी पापा चाहते थे कि पहले मेरी शादी हो, लेकिन इसका अभी दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था। तो मैंने मम्मी पापा को इंदु की शादी के लिए मना लिया और फिर इंदु की शादी मैंने बहुत धूमधाम से की। इंदु की शादी हुई अभी कुछ माह ही हुए थे कि अचानक कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब जिसको मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे बॉस प्रिंस ने मुझे प्रपोज कर दिया। उसे मेरी सादगी से मोहब्बत हो गई थी और अब वो मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे कभी ना कभी शादी तो करनी ही थी, तो मैंने मम्मी से बात कर ली। मम्मी भी रोहित की तरफ से मायूस हो चुकी थी, इसलिए वो भी मान गई और प्रिंस ने अपने भाई और भाभीियों के साथ मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया। प्रिंस के 3 और भाई थे जो शादीशुदा थे। प्रिंस सबसे छोटा था। प्रिंस की भाभियाँ कुछ खुश नहीं लग रही थी, शायद प्रिंस के मजबूर करने पर आई थी, लेकिन मुझे उनसे क्या लेना देना। प्रिंस मुझसे मोहब्बत करता था, इतना ही काफ़ी था। पहली ही मुलाकात में शादी की तारीख तय कर दी गई और प्रिंस की भाभियाँ मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाकर चली गई थी। रोहित ने सुना तो वो हमारे घर आया और मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी क्योंकि मैंने रोहित का बहुत इंतज़ार किया था, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं मना सका था। मेरी शादी प्रिंस के साथ बहुत धूमधाम से हुई। प्रिंस तो बहुत खुश था और अपने लिए अपने पति की आंखों में इतनी मोहब्बत देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जिंदगी की पूरी परेशानी मेरी किस्मत से मिटा दी थी और अब मैं प्रिंस के साथ एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं और प्रिंस एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे, लेकिन खुशियों की दिन बहुत कम होती है। वो आती हैं सिर्फ जल्द से जल्द जाने के लिए, और मेरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ हमेशा से ही रही। मेरे पास खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। खुशी आई और चली गई, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी थी। मेरी ज़िंदगी में कयामत टूट चुकी थी जिसने मेरी जान निकाल दी थी। हुआ कुछ यूँ था कि प्रिंस इन दिनों में बहुत खुश था कि उसे एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल मिला जिसकी वजह से उसकी कंपनी और बुलंदी पर पहुंच सकती थी, लेकिन फिर अचानक से वह खुशी गम में बदल गया। प्रिंस की कंपनी में आग लग गई थी और सब नौकरों को आग से निकालकर सही जगह तक पहुंचाते पहुंचाते प्रिंस को आग की लपेटों ने पकड़ लिया और मेरे प्रिंस को जलाकर मार डाला था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी ज़िंदगी से मेरा अपना निकल गया था। मेरा इतना प्यार करने वाला पति चला गया था और मैं कुछ ना कर सकी थी। मैं उससे चाहकर भी जाने से नहीं रोक पाई थी। और प्रिंस को मरे अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था कि उसके भाई और भाभी ने अपना असली रंग दिखा दिया। मुझे उस घर में 1 दिन भी नहीं रहने दिए
और मेरे माँ बाप को बुलाकर मुझे घर से निकाल दिया था। प्रिंस की सारी कंपनी जल चुकी थी, इसलिए मेरे पास प्रिंस की यादों के सिवाय कुछ नहीं बचा था। मैं खाली हाथ वापस अपने माँ बाप के घर आ चुकी थी और बहुत दिन तक मैं सदमे में रहने के बाद जिंदगी की तरफ लौट आई थी, जिसमें बड़ा हाथ इंदु और उसके 2 नन्हे मुन्ने बच्चों का था। और रोहित भी मेरी सदमे के बाहर अक्सर मुझसे मिलने आता था। उसके माँ बाप के फोर्स करने के बाद भी अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उसको सिर्फ मुझसे मोहब्बत थी और मेरे बाद उसे कोई भी अच्छा नहीं लगी थी। मुझे अब मोहब्बत और मोहब्बत भरी बातों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मम्मी फिर से मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। वो अक्सर मुझे समझाती थी कि औरत को मर्द की ज़रूरत हमेशा रहती है, और मैं भी आखिर मान गई थी। और इस बार तो रोहित ने भी अपने माँ बाप को मना कर रखा हुआ था। शायद वो मजबूर हो गए थे रोहित की जिद के आगे, और मेरे लिए रोहित का रिश्ता लेकर आए थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा पहला पति मुझसे इश्क करता था और मेरा होने वाला दूसरा पति भी मुझसे मोहब्बत करता था। मेरे कहने पर शादी सादगी से की गई, वरना रोहित के घर वाले धूमधाम से करने का सोच रहे थे। आखिरकार मेरी शादी रोहित से हो ही गई। मुझे कभी कभी लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, लेकिन जोड़े और किस्मत आसमानों पर बनती हैं, और हमारे भी वहीं से बनकर आई थी। मैं दुल्हन बनकर रोहित के घर आई। रोहित के सिवा किसी का भी रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरे सास ससुर तो बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और भाभी तो आते जाते कोई न कोई ताना मार जाती थी। सास तो मुझे जादूगरनी कहा करती थी, जिसने उनके बेटे को काबू में कर लिया था। रोहित का एक 13 साल का भाई था, जिसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। वो पहले भी कभी कभार हमारे घर आ जाया करता था, स्कूल के किसी सवाल को हल करवाने, और अब तो मैं उसके घर आ गई थी तो वो हर वक्त मेरे पास ही पाया जाता था, जो मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि सास को मुझसे क्या दुश्मनी है। उन्होंने रोहित की शादी करवानी थी, मुझसे हो गई तो क्या गलत हुआ। पता नहीं कौन सी मुसीबत टूट पड़ी थी। मुझे सास पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर रोहित की वजह से सब बर्दाश्त कर जाती थी, क्योंकि एक तो वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, दूसरा वो मेरे लिए ढाल बन जाया करता था। मेरे छोटे देवर को जाने कहाँ से अचानक कहानियों का भूत चढ़ गया, और वो भी सुनाने वाला। रोहित इन दिनों में कोटा गया हुआ था, तो मैं अकेली थी। मैंने अपने देवर की डिमांड मान ली। वो रोज जाने कहाँ से कहानियाँ सुनकर आता और फिर मेरे पास लेटकर मुझे कहानियाँ सुनाने लगता। वो छोटा था, बच्चा था, मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह था, इसलिए मैं उससे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और उसकी कहानी सुन लिया करती थी। जैसे जैसे वो कहानी सुनाता जाता, मुझे नींद आती जाती थी और मैं सो जाती। पहली बार जब मेरा देवर मुझे कहानी सुनाने के लिए मेरे पास आया, तो मैंने भी बच्चा समझकर उसे अपने पास सुला दिया और उसकी कहानी सुनते सुनते खुद भी सो गई। और जब अगली सुबह उठी तो बाहर सास की शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर देखने बाहर आई कि क्या हुआ है, तो सास अपने जुबान पर मेरा बुरा नाम लेकर मुझे कोस रही थी, और फिर मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और मेरे बालों को पकड़कर पटक दी। मेरे सर पर चोट आया, लेकिन मुझे हैरानी उनकी बातों पर हुई, जो मुझे मारते हुए कह रही थी कि मैं उनके बेटे का फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि वो ये बात क्या कह रही थी। मुझे चोट तो लगी थी, लेकिन मैंने ना ही रोहित को बताया और ना ही अपने माँ बाप को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी रोहित अपनी माँ से बदतमीजी करे, और मेरे माँ बाप पहले ही मेरे वजह से काफ़ी तकलीफ़ सह चुके थे। अब मैं कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। वैसे भी इंदु के पति की प्रमोशन हुई थी, उन्होंने डिफेंस में बंगला मिल गया था। वो मम्मी पापा को भी अपने साथ ले गई थी। मैं उनको बताती तो वह परेशान होकर वापस आ जाते और फिर से अकेले रहने लग जाते। इसलिए मैंने सास
को इग्नोर किया, लेकिन फिर उनकी फालतू की बातें और मुझ पर जुर्म करना रोज़ बढ़ने लगा। मेरा देवर रोज़ मेरे पास आता और मुझे कहानी सुनाने लगता। वो बच्चों जैसी ही कहानियाँ होती जिसे सुनते ही मुझे उकताकर नींद आने लगती और अगले दिन सास हंगामा और मारपीट करने लगती। मेरे शरीर पर खास चोट का निशान बन चुके थे, लेकिन सास को तरस ना आता। वो मेरे बाल खींचती और कहती कि तुम मेरे मासूम बेटे का फ़ायदा उठा रही हो, और मैं बस हैरान ही रह जाती थी। वो छोटा बच्चा तो सिर्फ मुझे कहानी सुनाता है, तो ये क्या ऐसा कैसे कहती है। मैंने फैसला किया कि मैं पता लगाऊंगी कि सास ऐसा क्यों कहती है, आखिर बात क्या है। तो उस रात में भी जब मेरा देवर मेरे पास आया और कहा कि वह मुझे कहानी सुनाएगा, तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास लिटा दिया। वो कहानी सुनाने लगा तो मैं झूठ मूठ की आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन आज मैं सोई नहीं थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने आंखें बंद कर ली थी। लेकिन मेरा ध्यान कहानी की तरफ नहीं था, बल्कि मैं तो अपनी सास की बातों पर दिमाग दौड़ा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी जो समझ से बाहर थे। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही हुए थे कि मैं अचानक से अपनी आंखें खोल दी, और ये देखकर मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मेरा देवर मेरे पाँव के पास बैठा हुआ था और उसकी आंखें बहुत अजीब सी लग रही थी। इसने अपनी शर्ट उतारी हुई थी और इसकी वजह इसी वक्त मुझे महसूस हुआ कहीं से मेरे कमरे का फ्लैश ऑन हुआ था, और फिर मेरा देवर बेहोश होकर वैसे नीचे गिर गया था। मैं सोती ही बनी रही जब पर्दे के पीछे से भाभी और सास निकली। सास ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और भाभी से कहा कि इस लड़की को अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालने के लिए मुझे अपने मासूम से बेटे का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब रोहित 2 दिन बाद घर आ रहा है, तुम उसे यह फ़ोटो दिखा देना और वो खुद ही इसे घर से निकाल देगा। और मैं वैसे भी कल अपने छोटे बेटे को हॉस्टल भेज रही हूँ। मेरी सास ने कितनी गहरी और गंदी प्लानिंग की थी मुझे रोहित की ज़िंदगी से निकालने के लिए, यह सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस काम के लिए वो अपने छोटे बेटे को भी नशा देकर मेरे साथ बैठाकर फ़ोटो बना रही थी। वो कैसी औरत और माँ थी कि उनकी तरह देखने का भी मन नहीं कर रहा था। अगले दिन सास ने मुझे मारना चाहा, लेकिन मैंने उनको ही धक्का देकर मारा और रोहित को फ़ोन करके सब बता दिया और कह दिया कि वो मुझे छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे। सास ने भी रोहित को खूब भड़काने की कोशिश की, और अगले दिन रोहित का फ़ोन आया कि उसने कश्मीर आने का इरादा ख़त्म कर दिया है, और साथ ही उसने मेरे लिए टिकट भेजकर मुझे भी अपने पास बुला लिया था। मैं अपने घर वालों के इस गंदे खेल पर उनसे हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर ली थी। बहुत दिन बाद फिर से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई थी, क्योंकि मेरा पति मुझ पर भरोसा करता था और मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो जीवन साथी की सूरत में दोनों बार मुझे हीरे जैसे पति मिले थे। धन्यवाद। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।